प्रेम एक अद्भुत शय है। आपको झड़ते हुए पत्ते को देखकर भी खुशी होती है प्रेम में। और हम सब इस दौर से गुजरते हैं, हम उनसे बहुत प्यार करते हैं और फिर धीरे धीरे ऐसी परिस्थिति में हम चले जाते हैं कि हम उनका चेहरा भी देखना नहीं चाहते हैं। ये कैसे होता है? क्या इसका कोई पैटर्न है? जो खुद के साथ रिलेशनशिप है वो सबसे ज्यादा जरूरी है। जब वो रिलेशनशिप स्ट्रांग हो जाता है तो सारी चीजें, हमारा कॉन्फिडेंस पूरी दुनिया में नजर आता है। तो जब हम खुद से प्यार करते हैं तब लाइफ एक बहुत अलग लेवल पे अच्छी हो जाती है। 75% जो लोग हमारे आसपास है, जिसको हम मिलते हैं, वो एक्चुअली हमसे कंप्लीटली अलग है। तो आपको आधे से अधिक 3/4 लोगों से, ऐसे लोगों से मिलना है जो आपके जैसे हैं ही नहीं। बिल्कुल भी नहीं है। हमें डर लगता है बहुत ज़्यादा सोचेंगे तो पता नहीं चीज़ें कैसे हो पाएंगी। लेट द नेचर कम टू अस, जैसे चीज़ें चल रही हैं। तो क्या मैनिफेस्टेशन है कि सोचना कि अच्छा होगा, हम इसको ऐसे कर पाएंगे। प्लानिंग अलग चीज़, क्या मैनिफेस्टेशन और अफर्मेशन का फर्क पड़ता है? डूइंग एफर्मेशन इज इंटेंशन और एक्शन जब साथ में आता है तो मैजिक क्रिएट होता है। खाली अगर हम इंटेंशन करें, अरे मुझे शाहरुख खान बनना है, मन के लड्डू फीके सही तो थोड़े क्यों। एग्जैक्टली। करियर को वो जो स्क्विगल पर्सनैलिटी के लोग हैं वो कैसे करें, जो रेबेलियस भी है लेकिन उनको एक स्ट्रक्चर के भीतर बंद कर रहना भी है, बीमा भी चुकाना है, लेकिन उन्हें ये भी नहीं करना कि कोई ऐसा काम करें जो नैतिक रूप से ठीक ना लगता हो। एक कंप्यूटर दिमाग का एक्सटेंशन है। जो हम टूल स्क्रू ड्राइवर यूज करते हैं वो एक हाथ का एक्सटेंशन है। उसी तरह काम हमारे पर्सनैलिटी का एक्सटेंशन है। वो काम चूज करें जो हमारे पर्सनैलिटी से अलाइंड है। लाइफ में कोई सिचुएशन आती है, हमको नीचे पुश करती है, लेकिन हम स्प्रिंग की तरह, क्या है दो स्प्रिंग, होप एंड फेथ। तो जब भी हम डार्कनेस में भी एक छोटी छोटी कैंडल वाली लाइट ढूंढते हैं, एहसानमंद होना, उससे हमारी लाइफ का हमारा पूरा अप्रोच बदल जाता है। जिसे अंग्रेजी में कहते हैं कि स्टार्टिंग फ्रॉम द स्क्रैच। बिस्तर से उठने तक का आप में जज्बा नहीं बचा है, उस परिस्थिति से कैसे लौट कर आया जाए? रेक्टेंगल, स्क्वायर, ट्रायंगल, स्क्विगल, बॉक्स नहीं, ये किसी गणित की क्लास में ज्यामिति की तालीम नहीं है। ये मानवीय इंसानों की आंतरिक दुनिया में उन्हें समझने की विभक्तियाँ हैं, जिसे हम सीख कर आए हैं एक किताब के आश्रय और आज समझेंगे उस लेखिका के आश्रय। नमस्ते, मेरा नाम है दीपक तेनगुरिया और आप देख रहे हैं द ललन टॉप का नया सेगमेंट बैठ की, जिसमें हम बैठते हैं विद्वानों के साथ और करते हैं उनसे बातचीत उनकी दुनिया के बारे में, ताकि हम और आप समझ सकें एक स्टूडेंट की तरीके से कि कैसे अपने आप को और बेहतर और शानदार और अच्छा किया जा सकता है। उनके अनुभवों से हम सीख लें और अपने भीतर कुछ बदलाव लाएं। इसी का नाम तो ललन टॉप है। थैंक यू स्नेहा शाह जी। आज हमारे साथ हैं स्नेहा शाह जी। आप पेशे से साइकोलॉजिस्ट हैं। 75,000 से, देखिए कितनी बड़ी संख्या, 3 जीरो लगते हैं, 75,000 से अधिक लोगों को आपने ट्रेन किया है और ये किताब आपने लिखी है जिसे वेस्टलैंड ने छापा है। व्हाट शेप आर यू, डिस्कवर हु यू रियली आर एंड हाउ टू हैंडल एवरीवन हु इजंट लाइक यू। हमारा एक पुरखा था अरस्तु, जो कह गया था कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, यानी हम आइसोलेशन में अलग से रह नहीं सकते, तो सबके साथ रहना है। सही बात है। ये आपकी डेब्यू किताब है पहली, तो पहला अनुभव कैसा रहा किताब लिखने का? मतलब बोलने में और लिखने में क्या ट्रांजिशन फेज कैसा आया? एक्चुअली बहुत ज़्यादा अच्छा रहा और ये किताब इसलिए आई क्योंकि पैंडेमिक हुआ। तो पैंडेमिक की वजह से बहुत सारी चीज़ें हुई दुनिया में। मेरे दुनिया में बुक आई, तो सडनली बाहर नहीं जाना था। जो हमारी मीटिंग्स है सुबह से शाम तक, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स है, वो सारी नहीं थी। तो मैंने सारा जो मेरा 15 साल का एक्सपीरियंस है, साइकोलॉजिस्ट है, मैं दुनिया भर में मैंने ट्रेनिंग की है लोगों के साथ, तो वो सारी स्टोरीज और सारी जो चीज़ें हैं ये बुक में आई और बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस रहा है। अच्छा, हम दरअसल हम जिस लोग हैं तो हम तो समझते हैं कि अच्छा ये हमारे पास 3-4 कैटेगरी होती है। ये अक्की है, ये झक्की आदमी है, या अकड़ू है, नहीं ये मान जाता है, प्यार से बात कर लेता है, या ये इजी टू गो है। आपने इसमें कई तरह की शेप बताई हैं जिसमें आप बात करती हैं, रेक्टेंगल की, स्क्वायर की, स्क्विगल की, बॉक्स की। तो हमारे दर्शकों को एकदम आसान भाषा में क्या आप ये समझाएं कि ये क्या है, शेप क्या है इंसानों को बांटने की? क्या स्क्विगल कैसे, हम कैसे पता लगा कि हम ट्रायंगल है या स्क्वायर, ये सब क्या है? तो बहुत ज़्यादा सिंपल है। और ये क्यों किया गया है, क्योंकि आपको पता, बहुत लोगों को ये चीज़ पता है, लेकिन हमको स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से पता नहीं है कि 75% जो लोग हमारे आसपास है, जिसको हम मिलते हैं, वो एक्चुअली हमसे कंप्लीटली अलग है।
सो 75% मतलब आप सोच सकते हो, मतलब आपको आधे से अधिक 3/4 लोगों से, ऐसे लोगों से मिलना है जो आपके जैसे हैं ही नहीं। बिल्कुल भी नहीं है। इनफैक्ट अगर आप देखो, आपके कोई भाई बहन है, कोई सिबलिंग्स बड़ी बहन है, तो आप लोग अलग हो। हाँ, कई मामलों में। दो जो भाई बहन भी हैं जिनके सिमिलर पेरेंट्स है, एनवायरनमेंट एक सरी का है, लेकिन वो भी कितने अलग होते हैं। तो इमेजिन जब भी हम लोगों के साथ इंटरैक्ट करते हैं, काम करते हैं, बाहर हमारे जो फ्रेंड्स हैं, जो जिसके साथ हमारा अफेयर है, शादी है, जो भी है, सब लोग हमसे डिफरेंट है। तो एक जो सिस्टम है, लोग अलग है, लेकिन उनको एक समझने का एक सिस्टम होना, तरीका होना बहुत ज़रूरी है। और ये जो पर्सनालिटीज़ की बात है, ये कोई नई बात नहीं है। अगर हम जाएं 4000 साल पहले और अगर हम आयुर्वेदा के बारे में बात करें, तो जिन लोगों को आयुर्वेद पता है, उसमें भी अलग अलग दोषा है। सो कफा दोषा है, पित्त है, वटा है। तो ये सारी चीजें बहुत सालों से आती आई हैं कि अगर हम लोगों को इस तरह से डिवाइड करें तो हम उनको ज्यादा अच्छी तरीके से पहचान सके। तो अगर हम 4 शेप्स के बारे में जल्दी से बात करें, तो जो हमारा बॉक्स शेप है वो सबसे ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड, जो बोलते हैं उनको, ऑर्गेनाइज्ड है, प्रैक्टिकल है। सारी जो चीज़ें हैं वो उसको अच्छी तरीके से करना, प्लान करना, एक रूटीन फॉलो करना, ये सारी चीज़ें हमारा बॉक्स एकदम अच्छी तरीके से करता है। लेकिन ट्रायंगल जो है वो बॉक्स से अलग है। सो ट्रायंगल है जो आपका शेप है शायद, राइट, डोमिनेंट शेप है। सो ट्रायंगल लोग जो होते हैं वो ज़्यादातर एम्बिशियस होते हैं। उनको बहुत सारी चीज़ें अपनी लाइफ में अचीव करनी है। तो अगर वो एक चीज़ अचीव कर लेते हैं तो उधर एंड नहीं होती, अभी हम और क्या कर सकते हैं, हम और बड़ी चीज़ क्या कर सकते हैं हमारे लाइफ के साथ। तो ट्रायंगल का जो एक है वो अचीवमेंट है। जो बॉक्स है उसका एक रूटीन, प्लानिंग, लाइफ को एक अच्छी तरीके से जीना, एथिक्स के थ्रू जीना, वो बॉक्स का पर्सनैलिटी है। और सर्कल मेरा डोमिनेंट शेप है। तो सर्कल है जो ज़्यादातर रिलेशनशिप्स के बारे में, बहुत ज़्यादा लविंग, लोगों का ख्याल रखना, लोगों को साथ में लेके चलना, वो ज़्यादातर सर्कल टाइप के लोग होते हैं। और जो स्क्विगल है वो रिबेलियस, हिंदी में पता नहीं इसका वर्ड क्या है, बागी। तो उनको जो सारी चीज़ें, जो भी चीज़ है उनको अलग करनी है। तो उनको रूटीन 9 to 5 जो काम है उनको पसंद नहीं है, रूल्स के अंदर रहना पसंद नहीं, उनको नई चीज़ ट्राई करना, एक्सपेरिमेंट करना, लाइफ में कुछ नया अलग करना, वो स्क्विगल के बारे में बहुत ज़्यादा सही है। और एक रेक्टेंगल जो है बहुत इंपॉर्टेंट शेप है। सो हमने स्क्वायर के बारे में बात की, लॉजिकल, प्रैक्टिकल जो है, रूटीन वाला इंसान है। ट्रायंगल है, एम्बिशियस है, बहुत सारी बड़ी चीज़ें करनी है। सर्कल लविंग है, स्क्विगल क्रिएटिव है, कुछ नया करना है। लेकिन रेक्टेंगल जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट शेप है, क्योंकि जब एक इंसान कोई भी तरीके के चेंज के थ्रू जाता है, कोई भी बदलाव है, कोई भी इंटरनल स्ट्रेस है, तो उसको हम रेक्टेंगल फेज बोलते हैं। रेक्टेंगल मतलब जो मेरी लाइफ अभी जैसी है वो नहीं, पसंद नहीं है, लेकिन मुझे कहाँ जाना है वो भी क्लियर नहीं है। तो जो एक जर्नी है उसको रेक्टेंगल फेज बोला जाता है। ट्रांजिशन फेज जो ट्रांजिशन फेज, अच्छा, एब्सोल्युटली राइट। अच्छा, क्या ऐसा हो सकता है कि एक इंसान अपने आप को बहुत सारी, जो आपने बॉक्सेस पर्सनैलिटीज़ के शेप बताए, उसमें अपने आप को पाए कि थोड़ा सा तो मैं ट्रायंगल हूँ, थोड़ा सा सर्कुलर हूँ, किसी के लिए तो मैं बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ लेकिन किसी की मैं बात भी नहीं सुनता हूँ, तो क्या ऐसा भी हो सकता है? हमारे अंदर 5 शेप्स हैं। तो थोड़ी परछाई जो बोलते हैं, या जो एक एलिमेंट है, हिस्सा है हर एक शेप का। लेकिन 5 शेप्स जब भी हम बॉर्न होते हैं हमारे अंदर होते हैं, और इसको पोटेंशियल बोला जाता है। लेकिन फिर जिस तरह हम एक एनवायरनमेंट में बॉर्न होते हैं, तो हमारा जो पोटेंशियल है फिर एक एनवायरनमेंट के थ्रू शेप होना स्टार्ट हो जाता है। तो वो जो 5 शेप्स है उसमें से 1 या 2 शेप ज़्यादा डोमिनेंट होके उभर के आता है, और दूसरे जो 2 या 3 शेप्स हैं वो थोड़े से कम या लीस्ट हो जाते हैं। तो इस तरह, तो 5 शेप्स है पर 1 या 2 ज़्यादा डोमिनेंट होते हैं। अब आपकी किताब के भीतर दाखिल होता हूँ और पहले चैप्टर का पहला पन्ना खुलता है एक कॉफ़ी हाउस में, जिसमें आपकी दोस्त कॉफ़ी पी रही हैं। 3 बरस पहले की घड़ी की गरारी ले जाइए, और वो खुश हैं। खुशबाश का आबशार है क्योंकि वो ब्याह करने जा रही है।
अपने एक ऐसे व्यक्ति के साथ जिससे वो प्रेम में है ना? Absolutely. और प्रेम एक अद्भुत शय है। आपको झड़ते हुए पत्ते को देखकर भी खुशी होती है प्रेम में। और 3 बरस बाद आप एक ऐसी परिस्थिति में लौटते हैं जहाँ पर वो बहुत कटुता आ गई है, संबंधों के बीच में तनाव आ गया है। Right. इससे बहुत बुनियादी बेसिक तरीके से समझना है, क्योंकि हम सब इस दौर से गुजरते हैं कि किसी भी व्यक्ति से, हो सकता है वो प्रेम का ना हो, दोस्ती का हो या किसी भी रिश्ते का हो, हम उनसे बहुत प्यार करते हैं और फिर धीरे धीरे ऐसी परिस्थिति में हम चले जाते हैं कि हम उनका चेहरा भी देखना नहीं चाहते हैं। Right. ये कैसे होता है? क्या इसका कोई पैटर्न है या कुछ 3-4 ऐसे डूज या डोंट्स हैं जिनका हम फॉलो कर सकते हैं और ये स्थिति हम अवॉइड कर सकते हैं? या कैसे हम इसको एनिग्मा को कैसे खोलें? जैसे आपने बहुत सही बोला कि हम सब ने ये एक्सपीरियंस किया है कभी ना कभी हमारे लाइफ में। दीपक, बहुत समझना ज़रूरी है एक चीज़ कि जब भी हम प्यार करते हैं, किसी से अट्रैक्ट होते हैं, तो इसके पीछे साइकोलॉजी क्या है। तो हम नॉर्मली उस इंसान से अट्रैक्ट होते हैं जो हमारे से बहुत अलग होते हैं। सो जो हमारी पर्सनैलिटी है और जिससे हम अट्रैक्ट होते हैं, उनकी पर्सनैलिटी बहुत डिफरेंट होती है। साइकोलॉजी क्या है इसके पीछे? क्योंकि जो मुझ में नहीं है वो इंसान में है, और जो वो इंसान में नहीं है वो मुझ में है। तो दो जो आधे पीसेस है वो साथ में आके एक होल बन जाता है, एक कंप्लीट होता है। अपने से अलग इंसान के प्रति ही आकर्षित होंगे हमेशा। ये साइकोलॉजिकली बांधी हुई चीज है। तो हम जितने अलग हैं उतना ज़्यादा अट्रैक्शन होता है। तो इनिशियली जो वो अलग अलग चीज़ें हैं वो बहुत पसंद आती है क्योंकि वो हम में नहीं है। लेकिन जब भी टाइम पास होता है, जब भी हम साथ में ज़्यादा रहते हैं, शादी हो जाती है, एक साथ में रहना शुरू करते हैं, तो वो जो सारी डिफरेंसेस जो पहले पसंद आती है वो बाद में वही डिफरेंसेस इरिटेट करना शुरू करती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने शेप्स के बारे में बात की, मैं हूँ सर्कल हूँ, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हूँ, बहुत ज़्यादा केयरिंग हूँ, बहुत ज़्यादा लविंग हूँ। तो मैं किससे अट्रैक्ट हुई? ट्रायंगल से। मेरे जो हस्बैंड है वो ट्रायंगल है। और जो उनका जो एक अग्रेशन है, फोकस है, जो हर एक चीज़ को एकदम डायरेक्टली अप्रोच करना, वो चीज़ें मुझे बहुत पसंद आती थी। एंड शादी होने के बाद जो मेरा जो केयरिंग नेचर है, फॉर एग्जाम्पल हम दोनों का झगड़ा हो जाता है, तो एक सर्कल को जब झगड़ा हो जाता है तभी उसका सर्कल को लगता है अरे मेरी बात सुन लो, मुझे दो चीज़ें लविंगली बोल दो, या तो मुझे बैठ के बोलो कि मैं समझ सकता हूँ तुझे क्या हो रहा है। ये एक सर्कल की नीड है। लेकिन ट्रायंगल क्या करते हैं, जब भी झगड़ा हो जाता है या कोई डिफरेंस है, वो सीधा सोल्यूशन पे उतर आते हैं। तुम ये कर लो, फिर तुम इस तरह क्यों सोच रहे हो, इस तरह नहीं सोचना चाहिए, ये अलग से कर लेना चाहिए। तो जो चीज पहले पसंद आती थी वो डिफरेंसेस अब उभर के आती है। और एक ही प्रश्न, मैं एक साइकोलॉजिस्ट हूं, लोग मेरे पास आके बोलते हैं कि ये बंदा इस तरह क्यों करता है, ये चेंज क्यों नहीं हो सकता। तो थोड़े टाइम बाद हम दूसरे इंसान को हमारी तरह बनाने की कोशिश करते हैं। तुम लविंग क्यों नहीं हो, तुम सेंसिटिव क्यों नहीं हो, तुम केयरिंग क्यों नहीं हो। बट वो ये इंसान नहीं था, इसके लिए अट्रैक्शन था पहले, और अब वही चीजें बॉदर करने लगती। जैसे आपने इस किताब के आखिरी में ईमानदारी से कन्फेशन किया है कि आपने बहुत कोशिशें की जब तक उनको चेंज करने की, जब तक आपके पति ने जेंटली पॉइंट आउट नहीं करा कि आप मेरी पर्सनैलिटी में चेंज हो जाएगा इससे। अब बहुत आसान सा सवाल है पर बहुत जटिल और बहुत संवेदनशील है। अगर ऐसा है कि अगर आप अट्रैक्ट ही उस व्यक्ति के प्रति हो रहे हैं जो आपसे अलग है, तो फिर ब्रेकअप का रीज़न क्या है? क्या ब्रेकअप कैसे अवॉइड हो सकते हैं? अगर हम इसको थोड़ा सा, और अगर हमें पता है कि ये आने वाला है, तो इसका सोल्यूशन अब क्या हो सकता है? मुझे लगता है सबसे पहले ये बुक का पर्पस ही वही है कि समझना कि मेरा पार्टनर मुझसे किस तरह से अलग है। बहुत बार वो समझ ही नहीं आती कि ये किस तरह से ये इंसान अलग है। बहुत बार हम सोचते हैं कि नहीं, मुझे इरिटेट करने के लिए कर रहे हैं। लेकिन एक बार जब भी वो एक अवेयरनेस आता है कि ये इंसान मुझसे अलग है, सो फर्स्ट स्टेप है वो अवेयरनेस। उसको हिंदी में अब क्या बोलोगे? जागरूकता कि ये इंसान अलग है। सेकंड, रिस्पेक्ट, सम्मान। प्यार से भी ऊपर रिस्पेक्ट है चॉइसेस की, पर्सनैलिटी डिफरेंसेस की, कि हम किस तरह अलग है। मुझे रिस्पेक्ट है कि आप मुझसे अलग हो, आप दुनिया का देखने का तरीका आपका अलग है, आपका रिएक्शन का तरीका अलग है। जब हम लोगों को रिस्पेक्ट करते हैं तभी हम उनको चेंज करने की कोशिश नहीं करते,
तभी हम देखते हैं कि हाँ हमारे में डिफरेंसेस है एंड दैट्स ओके। और तीसरी चीज, ये बहुत सुंदर है, तीसरी चीज ये है कि जब हम प्यार में दूसरे इंसान के, हमारे पार्टनर के पर्सनैलिटी शेप की लैंग्वेज के साथ बात करते हैं, मतलब जब भी मेरे ट्रायंगल हस्बैंड मेरे सर्कल लैंग्वेज से बात करते हैं तो मेरे साथ बहुत कनेक्शन होता है। जब मैं उनकी ट्रायंगल लैंग्वेज, उनकी पर्सनैलिटी शेप से बात करती हूँ तब हमारा कनेक्शन बहुत ज्यादा बेटर होता है। अफर्मेशन की बात है कि डेजा वू मोमेंट है। एब्सोल्युटली। तो मैं उसको ना शेप लैंग्वेज बोलती हूँ कि दूसरे इंसान की शेप या पर्सनैलिटी को समझ के जब आप बात करते हो, उनके तरीके से बात करते हो, तभी आपका कनेक्शन बहुत अलग लेवल का होता है। तो जागरूकता, अवेयरनेस, रिस्पेक्ट और दूसरे इंसान के पर्सनैलिटी से बात करना। भाषा। इस सेक्शन का ये आखिरी सवाल है कि प्रेम में आपने इस पंक्ति अपनी किताब में एक लाइन लिखी है कि लव इज़ अ कॉन्शियस एफर्ट, है ना। ये प्रेम में आप बहुत प्रयासरत रहते हैं हर दिन को बेहतर करने के लिए। अब इस शो के प्रोड्यूसर हैं भानु जी, वो शाहरुख खान के बड़े फ़ैन हैं, तो वो तो बताते थे कि जी आप प्रेम वो है जो आप पहली बार नज़र में देखने से हो जाए, या आप किसी के प्रति खिंचे चले जाते हैं। तो ये प्रेम का जो आकर्षण है, क्या ये फर्स्ट साइटेड लव या जो हमको सिखाया गया ट्रेनिंग में, फिल्मों ने, समाज ने, किताबों ने, सब ने, क्या वो नहीं है? क्या एक वाकई बहुत कॉन्शियस एक ऐसी प्रैक्टिस जैसे हम एग्जाम में कॉपी लिखते हैं या हम ऑफिस में काम करते हैं, क्या उस तरह से है? अट्रैक्शन और प्रेम में, लव में बहुत फर्क है, बहुत। इसको भी जरा डिकोड कीजिएगा। एब्सोल्युटली। कहाँ वो ब्लर लाइन टूटेगी? तो अट्रैक्शन तब है जब हमको हमारे बॉडी में, एक्चुअली मैं थोड़ा साइकोलॉजिकल एंगल में जा रही हूँ, लेकिन जब अट्रैक्शन होता है तब हमारी बॉडी में एक्चुअली हमारे ब्रेन में केमिकल्स रिलीज होते हैं जिससे बहुत एक अच्छी फीलिंग आती है। ऐसे लगता है कि पूरी सब दुनिया बहुत, जैसे आपने बोला एक पत्ता भी बहुत सुंदर दिखाई देता है। बट वो क्यों होता है? क्योंकि केमिकल्स रिलीज हुए हैं ब्रेन में, वो अट्रैक्शन है। लेकिन जब आप साथ में रहते हो और जब भी वो इनिशियल वो जो केमिकल्स है वो सेटल होते हैं, तभी लव शुरू होता है। और लव इज नॉट अट्रैक्शन, लव इज रिस्पेक्ट, लव इज एक्सेप्टेंस, लव इज एक्नॉलेजमेंट। तो प्यार जब है जब आप इंसान को एक्सेप्ट करते हो, रिस्पेक्ट करते हो और प्यार करते हो, और उसके लिए एफर्ट की जरूरत है। तो लव ऐसा भी है कि एक दिन वो इंसान बिल्कुल पसंद नहीं आता, लेकिन दूसरे दिन बहुत पसंद आता है। ऊपर नीचे होती है, थोड़े फाइट्स होते हैं, टकरार होती है, बाद में साथ में आना होता है, उसको लव बोला जाता है। जब हम एक दूसरे को ढूंढते हैं, समझते हैं, एक दूसरे के पास आते हैं, उसको प्रयास करना पड़ता है। बट अट्रैक्शन तो बहुत लोगों से होता है, प्यार बहुत कम लोगों से होता है। प्रेम हमारे शाने से बगल से गुजरता है, हम प्रेम को जानते कम पहचानते अधिक हैं। यस, ब्यूटीफुल। इसको बुनियादी तरह से समझना है। अब एक दूसरे सेगमेंट की बात करते हैं जिससे मेरी पीढ़ी जो 20s में है और बाकी लोग भी इससे वाबस्ता रहते हैं। करियर के बारे में इस किताब में कई सारी टिपें हैं। तो एक तो ये समझना है कि करियर को वो जो स्क्विगल पर्सनैलिटी के लोग हैं वो कैसे करें, जो रेबेलियस भी हैं लेकिन उनको एक स्ट्रक्चर के भीतर बंद कर रहना भी है ना। उन्हें बीमा भी चुकाना है लेकिन उन्हें ये भी नहीं करना कि कोई ऐसा काम करें जो नैतिक रूप से उन्हें ठीक ना लगता हो। तो करियर के बारे में आपकी क्या टिप्स है कि कैसे हम अपने करियर को बूस्ट कर सकते हैं? अगर कुछ बेसिक जनरल हम 3-4 बातें करें। सही बात है। बहुत बार है ना, करियर किस तरह से इन्फ्लुएंस होता है, हमारे जो आसपास के लोग हैं वो हमको बताते हैं, या जो हमारा कल्चर है वो हमको बताता है किस तरह का जॉब एक अच्छा, या किस तरह की करियर एक बहुत ट्रेडिशनली अच्छी करियर है। मतलब आप एक सिक्योर जॉब में हो, आप एक 9 to 5 की जॉब में हो, आपका एक डेली जो आपका एक सिक्योरिटी वाला आपका सैलरी जो आता है, तो सारी ये सिक्योरिटी की चीज़ें हैं, तो ये बहुत एक अच्छा जॉब है। लेकिन ये जो टाइप का जो डेफिनेशन है ये सब शेप्स के लिए, सब पर्सनैलिटी के लिए अप्लाई नहीं होता। एक 9 to 5 का जॉब है, सिक्योरिटी है, ये बॉक्स को बहुत पसंद आएगा क्योंकि उनको पता है स्ट्रक्चर है, रूटीन है, हम ये टाइम पे मैं घर पे पहुंचूंगा, फैमिली के लिए टाइम है, फिर दिन में इस तरह ऑफिस जाना है, स्ट्रक्चर है, रूटीन है, बॉक्स को पसंद आएगा। लेकिन ये स्क्विगल बिल्कुल सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो पहली चीज ये समझना है कि हमारा जो काम है, जो हम एक्चुअल काम कर रहे हैं, वो हमारे पर्सनैलिटी से अलाइन करता है या नहीं। अलाइन को क्या बोलोगे आप? उसके संग सामंजस्य बैठा पाता है? एब्सोल्युटली, जो बैठ पाता है या नहीं। मैं एक सिंपल एग्जांपल दूंगी आपको कि जो एक प्लेन में
अभी मैं बॉम्बे से दिल्ली आई तो मैं एक प्लेन में बैठ के आई, तो ऐसा टाइम था जब इंसान सोच भी नहीं सकता था कि कोई इंसान उड़ सकता है आसमान में। कौन से शेप ने ये पहले सोचा होगा कि इंसान आसमान में उड़ सकता है? स्क्विगल ने सोचा, क्यों नहीं उड़ सकते? हाँ। हम उड़ सकते हैं, हम ट्राई कर सकते हैं, एक नई आइडिया सोच सकते हैं। तो ये एक स्क्विगल का दिमाग है। फिर एक ट्रायंगल ने सोचा, बहुत अच्छी आइडिया है, इसमें से बहुत अच्छे पैसे कमाए जा सकते हैं, इसका एक बहुत बड़ा बिजनेस क्रिएट किया जा सकता है। तो ट्रायंगल ने एक विजन क्रिएट किया। ट्रायंगल ने एक्चुअल नहीं की, लेकिन एक विजन क्रिएट किया। फिर बॉक्स ने बोला, बहुत अच्छी बात है, आइडिया बहुत अच्छी है, विजन भी बहुत अच्छा है, लेकिन इसको स्टेप बाय स्टेप बनाना, किस तरह से उसको एक्चुअली एग्जीक्यूट करना, तो ये एक बॉक्स ने सोचा। तीनों शेप्स ने अपना काम कर लिया। फिर सर्कल ने सोचा कि अच्छा, प्लेन तो अच्छी बात है, उसका प्रोडक्शन भी हो गया, लेकिन जब लोग अंदर आते हैं तो उनका एक अच्छा एक्सपीरियंस होना, वो किस तरह किया जाए। ये एक सर्कल की सोच है कि लोगों को किस तरह एक वार्मथ क्रिएट करे, एक एक्सपीरियंस क्रिएट करे। तो दैट इज द जॉब ऑफ अ सर्कल। तो आप देखो, हर एक शेप का अपना एक स्ट्रेंथ है, और जब भी हम काम करने जाते हैं, एक कंप्यूटर दिमाग का एक्सटेंशन है। जो हम टूल स्क्रू ड्राइवर यूज करते हैं, वो एक हाथ का एक्सटेंशन है। उसी तरह पर्सनैलिटी, वो हमारे एक काम, हमारे पर्सनैलिटी का एक्सटेंशन है। तो अगर हम उसको हमारे पर्सनैलिटी के अलाइनमेंट में करें तो बहुत अच्छा चलेगा। आपके हिसाब से उसको ट्वीक करें आप उसको? एब्सोल्युटली। तो हम वो काम चूज करें जो हमारे पर्सनैलिटी से अलाइंड है। जैसे मैं साइकोलॉजिस्ट हूं, मेरा सर्कल जो है मेरे साइकोलॉजी में मेरे बहुत काम आता है। जो मेरे हस्बैंड है वो ट्रायंगल है, उन्होंने सारा हमारा बिजनेस खड़ा किया है। आप इस तरह के काम कर रहे हो जिसमें आपका ट्रायंगल और आपका स्क्विगल आपको एक प्रोत्साहन देता है, आपको एक सपोर्ट करता है। तो जब भी आपका करियर और आपकी पर्सनालिटी एक साथ में आ जाए तो मैजिक है। बुनियादी बात यह कि मन का काम वैसा काम जो आपके चेहरे पर मुस्कुराहट लाता है। एब्सोल्युटली, आपने सिंपल वे में बता दिया। मैं थोड़ा इसको और समझना चाहता हूँ इसको कि आजकल, और ज़रूरी भी है, ये बातचीत होती है कि आपको एक वर्क लाइफ बैलेंस रखना है। यानी कि आपका काम बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका सम्मान है, पर आपकी निजी ज़िंदगी में बिटिया का जन्मदिन है ना, पिताजी की दवाइयाँ हैं, किसी के हाथ में आपको गुलाब देना है, किसी के साथ चांद देखना है, ये सब आप नहीं कर पा रहे। तो आप काम और जो आपकी लाइफ है उसके बीच में वर्क लाइफ बैलेंस को कैसे बनाया जाए? और क्या आपको लगता है कि ब्लर लाइन, क्योंकि कई जो उत्साही लोग हैं वो कहते हैं कि नहीं, आप एवरेज तरीके से आप बॉक्स बन के रह सकते हैं। अगर आपको स्क्विगल बनना है, जो आपकी भाषा में अगर कहूँ, तो आपको ये सब कुछ बिल्कुल जुनून लगा करके और बिल्कुल पाषाण तोड़ करके लग जाना होगा। तो इसमें वर्क लाइफ बैलेंस कैसे बनाया जाए? वर्क लाइफ बैलेंस, ये जो वर्ड है, ये स्क्विगल और ट्रायंगल के लिए बनाया गया है, क्योंकि जो बॉक्स है वो नेचुरली वर्क लाइफ बैलेंस रखेगा। बॉक्स यानी वो जो अपना पैटर्न फॉलो करते हैं, पैटर्न फॉलो करता है, रूटीन, बिकॉज उसको उस बॉक्स के लिए वर्क लाइफ बैलेंस बहुत जरूरी है। सर्कल भी वर्क लाइफ बैलेंस कर लेते हैं क्योंकि रिलेशनशिप्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो जुनून से काम करते हैं वो दो शेप्स हैं, ट्रायंगल्स और स्क्विगल्स। तो वो जो करते हैं उसमें बह जाते हैं, तो इसके लिए उनको वो बैलेंस रखना बहुत जरूरी है। और दीपक, लाइफ में हर एक चीज में बैलेंस, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, और वो शेप्स में भी अप्लाई होती है। जैसे पर्सनालिटी में मैंने कहा, सारे पांचों शेप्स हमारे अंदर हैं, लेकिन हम एक या दो शेप्स बहुत ज़्यादा यूज़ कर लेते हैं। जैसे मैं सर्कल हूँ, अगर मैं बहुत ज़्यादा सर्कल, बहुत ज़्यादा लोगों के प्रति प्रेम और बहुत ज़्यादा उनके बारे में सोचना, उनके लिए करना, जब भी कोई भी चीज़ एक्सेस हो जाती है तो हमारे लाइफ में वो काम नहीं आती। तो बैलेंस, सारे शेप्स को किस तरह हमारे अंदर बैलेंस करना है, हमारी लाइफ के सारे एरियाज को किस तरह बैलेंस करना है, काम को, रिलेशनशिप्स को, हमारे पर्सनल ग्रोथ को, हमारी कोई हॉबीज है उसको, सारी चीज़ों को बैलेंस करने में लाइफ एक बहुत ब्यूटीफुल तरीके से ग्रो हो पाती है। लाइफ बहुत ब्यूटीफुल तरीके से ग्रो होती है, लेकिन कई बार बहुत क्रूरतम लम्हे आते हैं जो हमारे जीवन को, हमें इमोशनली और हमारी दृढ़ इच्छा शक्ति को तोड़ते हैं। मसलन किसी बहुत करीब जन की मृत्यु हो सकती है, मसलन आप कभी जॉब से फायर हो सकते हैं, बहुत सारे तरीके।
तो जैसे अंग्रेजी में कहते हैं कि स्टार्टिंग फ्रॉम द स्क्रैच। Yes. तो अगर ऐसे लम्हे आए, और आपकी किताब में इसकी कई बार तस्दीक होती है, जहाँ पर आप ऐसे बुरे वक्त से गुजर रहे हैं कि जैसे अंग्रेजी में फिर उदाहरण लो कि आपको नदी में से या तालाब में से अपना सिर उठाने तक की मेहनत करनी पड़ रही है ना, बिस्तर से उठने तक का आप में जज्बा नहीं बचा है, उस परिस्थिति से कैसे लौट कर आया जाए? स्टार्टिंग फ्रॉम द स्क्रैच कैसे होगा? तभी बहुत मुश्किल लगता है दीपक, लेकिन मुझे लगता है दो बहुत इम्पॉर्टेंट वर्ड्स हैं, आप ट्रांसलेट कर दीजिए मेरे लिए। एक है होप, उम्मीद, आशा। उम्मीद बहुत पावरफुल इमोशन है, और दूसरा है फेथ, भरोसा, विश्वास। तो जब भी हमारी उम्मीद, हमारा जो होप है और फेथ है, जब साथ में आ जाए तो बहुत सारी चीज़ों में से हम निकल आते हैं। किस तरह का होप है? होप का मतलब है कि आज जो दिन है वो डिफिकल्ट है, अंधेरी रात है, लेकिन हर एक अंधेरी रात के एंड में एक सूरज आता है। ऑलवेज, इंग्लिश में एक लाइन बोली जाती है, दिस टू शैल पास। ये भी निकल जाएगा, ये भी बीत जाएगा। निकल जाएगा। और वो जब भी हम ये सोचे ये भी निकल जाएगा, ये हमको एक होप देता है एक अच्छे कल का। और ये भी निकल जाएगा, थोड़ा सा भरोसा रखो, थोड़ा फेथ रखो, थोड़ा पेशेंस रखो, तो हम इसमें से निकल आएंगे। होप एंड फेथ, अगर हम ये दो चीज़ों को लेके चले तो कोई भी सिचुएशन में से बाहर आना बहुत ज़्यादा इजी है। और मैं क्विकली आपको बताऊं, साइकोलॉजी की टिप जो है, 3 चीज़ें हैं, हम इसको साइकोलॉजी में 3 P's बोलते हैं। हाँ, तो ये 3 P's अगर हम सोचे तो हम कोई भी सिचुएशन में से जल्दी से बाउंस बैक हो पाते हैं। आपने रशियन डॉल्स देखी है? नहीं। तो रशियन डॉल्स कैसी होती है? रशिया में आप जाओगे तो एक डॉल्स होती है, वहां पे बहुत कॉमन होती है रशियन डॉल्स। तो ये डॉल ऐसी होती है, उसके अंदर स्प्रिंग होता है। तो अभी आप डॉल को अगर पुश करके नीचे करो तो जैसे ही आप प्रेशर निकाल दो, वो वापस स्प्रिंग होके वापस आ जाती है। तो इस तरह हमारा माइंड होना बहुत जरूरी है कि लाइफ में कोई सिचुएशन आती है, हमको नीचे पुश करती है, लेकिन हम स्प्रिंग की तरह, क्या है 2 स्प्रिंग, होप एंड फेथ, वो हमको स्प्रिंग करके वापस ले आती है। और ये तभी हो पाता है जब भी हम हमारे दिमाग में सोचते हैं एक चीज कि ये सिचुएशन परमानेंट नहीं है, ये पास होगी। क्योंकि तभी हम जब वो सिचुएशन में होते हैं लगता है ये कभी खत्म नहीं होगा, बट हर एक चीज पास होती है। तो नंबर 1, ये सिचुएशन परमानेंट नहीं है। दूसरी चीज हम करते हैं साइकोलॉजिकली, जब हम कोई सिचुएशन में, डिफिकल्ट सिचुएशन में होते हैं, तब हम खाली नेगेटिव चीजों के बारे में सोचते हैं। ये हमारा ब्रेन का एक नेचुरल मैकेनिज्म है। तभी हमको कॉन्शियसली ये सोचना है कि इस सब चीजों में क्या 2 या 3 ऐसी चीजें हैं जो अच्छी है मेरी लाइफ में। इसको हम ग्रैटिट्यूड बोलते हैं। तो जब भी हम डार्कनेस में भी एक छोटी छोटी कैंडल वाली लाइट ढूंढते हैं, एहसानमंद होना, उससे हमारी लाइफ का, हमारा पूरा अप्रोच बदल जाता है। तो ये जो चीज़ें, छोटी चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। अच्छा, एक जो कई लोगों में डर रहता है वो इस तरह का रहता है कि अगर इस पर ज़्यादा सोचेंगे, जैसे कहते हैं कि बहुत मीठी चीज़ को जल्दी चींटियाँ लगती हैं, है ना। तो जैसे आपकी किताब में लाइन आती है बार बार, अफर्मेशन यानी कि आप ये सोच रहे हैं कि आपका दिन अच्छा बीतेगा, तो बार बार आप उसको अफर्म कर रहे हैं और वो सबकॉन्शियस माइंड में जाता है, और वो शाहरुख खान की फेमस लाइन की कायनात आपके लिए कोशिश करती है उन चीज़ों के लिए। सच बात है। और मैनिफेस्टेशन का तो कई लोगों का इसमें जाहिर सा डर रहता है, जिनसे मैं वाबस्ता होता हूँ, और अनुभव के मामले में तो आपसे बहुत ही पीछे हूँ मैं, कि वो कहते हैं कि हमें डर लगता है बहुत ज़्यादा सोचेंगे तो पता नहीं चीज़ें कैसे हो पाएंगी, लेट द नेचर कम टू अस, जैसे चीज़ें चल रही हैं। तो क्या मैनिफेस्टेशन है ये सोचना कि अच्छा होगा, हम इसको ऐसे कर पाएंगे, प्लानिंग अलग चीज़, क्या मैनिफेस्टेशन और अफर्मेशन का फ़र्क पड़ता है? जैसे कई लोगों से मैंने सुना है उनकी हैबिट है कि वो रात को अफर्मेशन सुनकर सोते हैं। सही बात है। या कई लोग सुबह अपने बाथिंग टाइम पर लगाते हैं, तो उसका क्या फ़र्क पड़ता है ज़िंदगी में? बहुत सुंदर है। अगर आप ये वर्ड देखो, एफर्मेशन एक वर्ब में से, आप ट्रांसलेट कीजिए, हाँ, जब भी मैं ये करूँ, एक वर्ब में से आता है जिसको बोलते हैं टू अफर्म। अफर्म का मतलब क्या है? हाँ बोलना, उस पर और विश्वास रखना, और उस पर इसको अफर्म किया मतलब यस। तो अगर एफर्मेशन हम सोचते हैं, रीअश्योर करना, हाँ बोलना, तो हम ऑलवेज, तो हमारा दिमाग फोकस करता है और बोलता है यस। तो एफर्मेशन
कोई भी चीज के बारे में हो सकती है, नेगेटिव बारे में भी हो सकती है और पॉजिटिव बारे में भी हो सकती है। जब भी हम नेगेटिव चीजें रिपीटेडली सोचते हैं, उसको भी एफर्मेशन बोला जाता है, अलग तरीके का। मैं बताऊंगी फर्क क्या है। लेकिन जब भी हम वो नेगेटिव चीज को हाँ बोलते हैं हमारे दिमाग में, तो हमारा ब्रेन वो ही नेगेटिव चीजें लाइफ में क्रिएट कर जाता है। बट डूइंग एफर्मेशंस, मतलब जब हम कॉन्शियसली एफर्मेशन करते हैं, तब हम हमारे दिमाग में कॉन्शियसली पॉजिटिव चीजें लाते हैं। हम डिसाइड करते हैं। जैसे मैंने होप और फेथ के बारे में बोला, एफर्मेशन में 2 चीजें हैं, इंटेंशन और एक्शन। इंटेंशन का मतलब आप कर पाओगे? इंटेंशन मतलब एक आपकी उसमें इच्छा क्या है, इच्छा, इंटेंट रखना कि मुझे ये क्रिएट करना है। और इंटेंशन में बहुत पावर होता है, बहुत शक्ति थी, बहुत शक्ति होती है। जब हम बोलते हैं कि मुझे इस तरह की जिंदगी जीनी है, मुझे इस तरह की रिलेशनशिप जीनी है, मुझे इस तरह का काम करना है, मुझे इस तरह की लाइफ क्रिएट करनी है, तो ये जब आप ये इंटेंशन देते हो, जब आप उसको रखते हो, आप जब उसको हाँ बोलते हो, उसमें एक बहुत ज्यादा शक्ति होती है। तो एफर्मेशन, डूइंग एफर्मेशन इज इंटेंशन। और जब आप जिंदगी में वो इंटेंशन पे एक्ट करते हो, तो इंटेंशन और एक्शन जब साथ में आता है तो मैजिक क्रिएट होता है। खाली अगर हम इंटेंशन करें, अरे मुझे शाहरुख खान बनना है, मन के लड्डू फीके सही तो थोड़े क्यों। एग्जैक्टली। तो लेकिन कुछ भी नहीं करना दिन भर, तो इंटेंशन बट एक्शन 0। और अगर हम खाली एक्शन करें, दिन रात भागे, मेहनत करें, प्लानिंग के, बिना योजना करे, बिना प्लानिंग करे, बिना इंटेंशन करे, तो वो ऐसी है, रैट रेस है, बहुत भागे लेकिन कहीं नहीं पहुंचे। वो बॉम्बे में ना बहुत लोग ट्रेडमिल पे भागते हैं आजकल वेट लूज करने के लिए। तो हम भागते रहते हैं, एंड में पूछे कहां पहुंचे, कहीं नहीं, वहीं थे। तो उसी तरह हो जाता है कि हम बहुत भागते हैं लेकिन कहीं पहुंचते नहीं है। लेकिन वो इंटेंशन और एक्शन जब साथ में आता है तो बहुत चीज़ें मैजिकली बदलती। आपकी किताब से आप विदेश तक, मैं इसमें पढ़ रहा था, यूएसए तक भी गई हैं और 75,000 से अधिक लोगों को आपने ट्रेन किया है। तो इनका अनुभव कैसा रहता है मैम? मतलब कौन सी 2-3 आपको किस्से याद हैं जो आपको लगता है कि आपके भीतर पैबस्त हो गए, आपको बहुत आप उसको हमेशा याद रखती हैं या याद रह जाता है? क्योंकि याद रखना तो कॉन्शियस एफर्ट नहीं होना चाहिए, वो हमारे भीतर बस जाता है। तो आपका कैसा अनुभव रहता है? क्या भारत में और जो विदेश में है, इंसान तो सब सेम है पर सबकी परिस्थितियाँ अलग हैं, परवरिश अलग है, संस्कृति अलग है, समाज अलग है, तो क्या इन सब की परेशानियों में भी अंतर आता है मेंटल हेल्थ के बाकी चीज़ों में, या कैसे? बहुत अंतर आता है, प्लीज़ बताएं। बहुत अंतर आता है। क्योंकि क्या होता है, जब भी मैं यूएस जाती हूँ, वहाँ पे जो हमारे जो एवरीडे हमारी जो लाइफ है, यहाँ पर हम बहुत सारी चीज़ों के लिए स्ट्रगल करते हैं डेली बेसिस पे। हमारा जो सर्वाइवल है, हम बहुत सारी चीज़ों के लिए रैट रेस में अटके हुए हैं, बहुत सारी हमारी एनर्जी उसमें चूहे किसी दौड़ को चली है। एब्सोल्युटली। तो हम उसमें बहुत ज़्यादा हमारी एनर्जी ऑक्यूपाई होती है। लेकिन जब भी हम यूएस जाते हैं, तभी ये जो एवरीडे का जो सर्वाइवल है, वो इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होता वहाँ पे। तो वहाँ पर लोगों को अपने मेंटल हेल्थ के बारे में सोचना, उसके बारे में बात करना, उसके बारे में हेल्प लेना, ये सारी चीज़ें उनके लिए बहुत ज़्यादा पॉसिबल है। क्योंकि उनके पास वो टाइम है, वो सपोर्ट सिस्टम है, उनको वो सब है। तो वहाँ पे जो लोग हैं अपने इमोशंस के बारे में, मेंटल हेल्थ के बारे में बहुत बात करते हैं। लेकिन जब हम यहाँ देखते हैं, बहुत बार हम बात ही नहीं करते। हमको सैड लगता है, हमको बहुत एंजाइटी लगती है, हमको चीज़ें महसूस होती है, लेकिन हमको रोज़ सुबह उठना है, चीज़ें करनी है, तो कहाँ है टाइम हमारे मेंटल हेल्थ के बारे में सोचना, उसके बारे में केयर करना, उसके बारे में उसको ग्रो करना, सपोर्ट करना। तो वो एक मुझे बहुत ज़्यादा फ़र्क महसूस होता है। लेकिन ये भी चेंज हो रहा है। मुझे लगता है जो सारे यंगस्टर्स हैं इंडिया में, हमारी लाइफ्स बहुत कॉम्प्लिकेट होती जा रही है। तो हमारा माइंड स्ट्रांग है, तो बहुत लाइफ में सब चीज़ें पॉसिबल है। तो जो मेंटल हेल्थ पे फोकस करना, ये आई थिंक बहुत ज़रूरी है।
अच्छा, ये ज़रूर याद रहता है। अच्छा, ये आपने किताब में भी लिखा है और आप तो इतने लोगों से मिलती हैं, आपका इतना अनुभव रहता है। आपके लिए कैसा निजी चैलेंजिंग रहता होगा? क्योंकि जैसे मैंने आपके अनुभव पढ़े निजी के तौर पर, है ना? जैसे आपके सास-ससुर जी के उसमें भी पता है, वो एक अलग पर्सनैलिटी है, अलग बहुत पर्सनैलिटी अलग है। तो आपके निजी अनुभव कैसे रहते हैं? आप अपने आप को कैसे चैनलाइज़ करती हैं? फ़ेथ और होप तो है तो ही। समझ में आया ही, है ना? उसके अलावा आपके भीतर ये प्रोसेस, क्योंकि बतौर एक इंसान तो आपने हमसे ज़्यादा पढ़ा है, आपका ज़्यादा अनुभव रहा है, पर चैलेंजेस तो आपके पास भी आते होंगे, तो आप उनसे कैसे डील करती हैं मैम? बहुत सही बोला, क्योंकि बहुत बार ऐसे लगता है कि मैं साइकोलॉजिस्ट हूँ, तो माइंड आपका तो हमेशा स्टेबल होना चाहिए। मतलब कंसीव करके ये तो हमेशा हंसते रहेंगे, ये तो हमेशा खुश हमेशा रहेंगे। स्थिर होगी, हमेशा नॉर्मल होगी। तो ये मुझे लगता है इसका एग्जाम्पल मैं इस तरह लोगों को बोलती हूँ कि कि अगर कोई इंसान डॉक्टर है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो कभी बीमार ही नहीं पड़ते। वो बीमार पड़ते। उसी तरह जब भी मैं साइकोलॉजिस्ट हूँ, माइंड को समझती हूँ, ट्रीट करती हूँ उसको, इसका मतलब ये नहीं कि मुझे भी माइंड के जो अप्स एंड डाउन्स है वो फील नहीं होते। बहुत बार फील होते हैं, बहुत ज़्यादा इंटेंसली फील होते हैं। लेकिन फ़र्क ये है कि जब मुझे वो फील होता है, जब मुझे अंदर से ठीक नहीं लगता या मैं कोई क्राइसिस में से जाती हूँ, तो मैं अपने आप को हेल्प करना या दूसरों से हेल्प मांगना, ये मुझे आता है। तो मुझे अपने आप को, मैं सपोर्ट लेती हूँ, लोगों से बात करती हूँ। मेरा एक सिस्टम है, आपको बहुत जल्दी बताऊँ। मैं जब भी सुबह उठती हूँ, बहुत बार लोग क्या करते हैं, पहली चीज़ है फ़ोन उठाते हैं। फ़ोन पे क्या चल रहा है, इधर क्या चल रहा है, उधर क्या चल रहा है, नोटिफिकेशंस और वो सब हो जाता है। तो हमारा दिन है, उससे शुरुआत हो जाती है। तो जो मॉर्निंग का टाइम है, 15-20 मिनट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। तो जब भी मैं उठती हूँ, मेरा फर्स्ट चीज़ है ग्रैटिट्यूड करना, शुक्रिया अदा करना, जो भी चल रहा है, जो भी मेरे लाइफ में है, उसके बारे में थैंक यू करना। और फिर मैं उठ के अपना जो डे है, मैं अपना इंटेंशन डालती हूँ कि आज मेरे दिन में क्या क्या अच्छी चीज़ें होने वाली है। तो ग्रैटिट्यूड, इंटेंशन और फिर एक्शन। तो ये मैं हमेशा फॉलो करती हूँ एवरी डे। बिकॉज अगर आप उठते अपना फोन उठाएंगे और टच करेंगे तो फिर कोई और आपकी गवर्न कर रहा है। इसने ये बोला, उसने वो बोलिया, इंस्टाग्राम पे ये हो चुका, तो वो हमेशा हमारा माइंड कुछ अलग अलग तरीके पे चला जाता है। एक अलग तरीका और है इंसानी व्यवहार का। अक्सर ये कई गाहे बगाहे सुनने में भी आता है और कई जगह तो इसके हमने एग्जाम्पल देखे ही हैं कि कई लोग बहुत जीनियस होते हैं, अपने काम में एकदम झाम फाड़, मतलब बिल्कुल एकदम तोड़ दें फोड़ दें टाइप की स्टाइल है ना, पर वो कई बार टीम लीडर नहीं हो पाते हैं बहुत अच्छे, अपनी टीम को साथ लेकर के नहीं चल पाते हैं। तो इंसान तो वही है, और ऐसा नहीं कि उसको लोग प्यार नहीं करते हैं या उसके इंसान में, उसकी ज़िंदगी में ऐसे लोग नहीं जिसे वो प्यार नहीं करते हैं या उनके प्रति उनके सम्मान नहीं है। तो ऐसा कैसे कि कुछ जीनियस लोग बहुत अच्छे टीम लीडर नहीं बन पाते हैं? तो ये क्या, इसका क्या एनिग्मा क्या है, क्या पहेली है? क्योंकि वो लोगों को समझ नहीं पाते। तो खुद इंडिविजुअल कंट्रीब्यूट करना, जो हमें इंडिविजुअल इंसान है, और काम करना, उसमें वो अलग, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि हम अपने आप को समझते हैं। अच्छा। और वहां से काम करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। खुद के स्टेक होल्डर है खुद। लेकिन जब हम टीम के साथ काम करते हैं, तब खुद को भूल के लोगों को समझना, लोगों के प्रॉब्लम्स को समझना, उनके पोटेंशियल को समझना, उनको किस तरह से आगे बढ़ाना है, उनके प्रॉब्लम्स किस तरह रिजॉल्व करने हैं, ये अलग स्किल है। अच्छा। और ये जो बुक है वो लोगों को दूसरे इंसानों के प्रति अवेयर करने में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। और ये खाली इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर काम के लिए नहीं, ये जीनियस घर में भी होते हैं और खुद बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं अकेले, लेकिन जब एक फैमिली को साथ में रखने वाली बात होती है तो वो नहीं हो पाती। बिकॉज हमारी फैमिली में भी सब लोग अलग हैं, हमारे पेरेंट्स अलग हैं, हम अलग हैं, हमारे बच्चे अलग हैं, स्पाउस अलग है, सब अलग है। तो उसको किस तरह समझना और साथ में लेके चलना, वो एक अलग स्किल है। इस इंटरव्यू के उत्तरार्ध में आ रहा हूँ और एक शब्द आजकल बड़ा प्रचलित है, आप इंस्टाग्राम पर जाइए, व्हाट्सएप स्टेटस पर जाइए, आपसी बहस में भाई से आप बातचीत करिए, प्रोक्रेस्टिनेशन, हिंदी में मतलब हुआ टालम टूल का। तो प्रोक्रेस्टिनेशन कोई फैक्टर है या हमारा खुद का आलस है, जिसे हमने एक बड़ा फैंसी सा वर्ड दे दिया है ताकि हमें थोड़ा कम गिल्ट आए अपने निकम्मेपन पर या अपने काम को टालने की आदत पर? तो ये प्रोक्रेस्टिनेशन क्या है और क्या वाकई कोई बहुत इसमें गंभीर साइन छिपे हुए हैं या हम इसको अवॉइड कर सकते हैं अगर थोड़ा और विल पावर रखें तो? मुझे लगता है प्रोक्रेस्टिनेशन ये एक सच्ची चीज़ है और आपको एक साइकोलॉजिकल एंगल दे रही हूँ आज। जी प्लीज। सारे जो शेप्स है
वो अलग चीजों को प्रोक्रेस्टिनेट करेंगे। अच्छा, मतलब एक स्क्विगल है, अगर मैं आपको पूछूं, आप एक्चुअली मेरी बुक बहुत अच्छी तरह से समझ गए हो, तो एक स्क्विगल, आपको क्या लगता है क्या चीज सबसे ज्यादा प्रोक्रेस्टिनेट करेगा? जो उसका काम है जिसे मन ना लगता हो, मतलब एक ऐसी चीज जिसको रिबेल करना चाहता है। एग्जैक्टली, या जिस चीज में बहुत ज्यादा डिटेल, हाँ, या जिसमें बहुत Nitty-gritties हो वो नहीं। छोटी छोटी चीज हैं, याद रखना है, तो वो प्रोक्रेस्टिनेट करेगा। सर्कल क्या चीज प्रोक्रेस्टिनेट करेगा? जिसमें किसी को कुछ बोलना है, जिससे किसी को कुछ हर्ट हो जाए, या कुछ ऐसी कड़वी चीज, बात, कुछ नेगोशिएशन टेबल से मना करना, कुछ असहमति। एब्सोल्युटली राइट, तो वो प्रोक्रेस्टिनेट करेगा। तो उसी तरह ट्रायंगल क्या प्रोक्रेस्टिनेट करेगा? जिसमें सेंसिटिव चीजें हैं, लोगों के साथ कोई सेंसिटिव बातों पे बात करनी है, या तो वापस कोई बहुत डिटेल्स हैं, उसमें वो प्रोक्रेस्टिनेट करेगा। एक बॉक्स अलग चीज है जिसमें डेडलाइन नहीं है, स्ट्रक्चर नहीं है, सारी चीजें ऐसे इधर बिथर है, तो उसको प्रोक्रेस्टिनेट करेगा। तो ये एक, जब भी हम कोई भी चीज हमारे पर्सनैलिटी के विरुद्ध करने की कोशिश करते हैं तो हम प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं। लेकिन अगर हमारा इंटेंशन क्लियर है, हमारा गोल क्लियर है, तो हमको समझना है कि दिन में हम 50% चीजें करेंगे जो हमको पसंद है, 50% चीजें करेंगे जो हमको नहीं पसंद है, लेकिन वो हमको गोल की तरफ ले जाता है, तो उसको करना है। जरूरी है। आखिरी के कुछ सवाल में हमने इसमें प्यार पर बात करी, ब्रेकअप पर भी बात करी है, वैलेंटाइन वीक है, सुनिएगा। हमने इस पर कैरियर में बात करी, हमने बहुत कठिन लम्हों से अपने आप को खुद उपजाते हुए पर बात करी। कोई ऐसा एस्पेक्ट है जो मुझसे छूट रहा है, हम जिस पर अभी नहीं बोल पाए हैं? तो आप प्लीज, द स्टेज ऑल योर्स मैम। आई थिंक आपने सारी चीज़ें कर ली, लेकिन मुझे एक चीज़ के बारे में बोलना है कि हम बहुत बार, आपने जो जो चीज़ें कही, ये सारी चीज़ें हमारे बाहर है। रिलेशनशिप्स हमारे बाहर है, करियर जो हम लाइफ में करते हैं, लेकिन हमारा जो सबसे इम्पॉर्टेंट रिलेशनशिप है वो कौन सा होगा आपके हिसाब से? क्या है? खुद के साथ। खुद के साथ। सो हमारे जो खुद के साथ रिलेशनशिप है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो खुद को ग्रो करना, खुद को समझना, हमारे खुद से जो एक अंडरस्टैंडिंग है, खुद से प्यार है, खुद से कॉन्फिडेंस है, खुद पे कॉन्फिडेंस है, उसको ग्रो करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब वो रिलेशनशिप स्ट्रांग हो जाता है तो सारी चीज़ें, हमारा कॉन्फिडेंस पूरी दुनिया में नज़र आता है। लेकिन जब भी हम लोगों से एक्सपेक्ट करते हैं कि आप मुझे अच्छा बोलो, आप मुझे सक्सेसफुल बोलो, तो तभी आप, अगर लव भी क्या है, आप बोलो कि आप मुझसे प्यार करते हो, वैलिडेशन की वैलिडेशन, एक्सटर्नल वैलिडेशन। और जब वो इंसान नहीं बोल पाता तो तब हमको बहुत बुरा लगता है। तो जब हम खुद से प्यार करते हैं, खुद का पर्सनैलिटी समझते हैं, खुद को ग्रो करते हैं, हमारे सारे एस्पेक्ट्स को ग्रो करते हैं, तब लाइफ एक बहुत अलग लेवल पे अच्छी हो जाती है। तो सेल्फ ग्रोथ, सेल्फ लव, खुद से प्यार करना, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। यू आर द बेस्ट फ्रेंड ऑफ योरसेल्फ। यस, बेस्ट फ्रेंड। अपने प्रति थोड़ा उदार रहिए, थोड़े काइंड रहिए, और अपने सपनों को खूब उड़ान दीजिए, पर खुद के प्रति क्रूरता बरतेंगे तो कहाँ से प्रेम लुटा पाएंगे? हमारी हिंदी की कवयित्री हैं बाबूशाह, वो कहती हैं, जब प्रेम में लुटोगे नहीं तो प्रेम लुटाओगे कैसे? है ना? तो अपने हिस्से के खूब सच जांचिए। बैठकी का ये एपिसोड आपको कैसा लगा इसे बताइएगा। हम बैठकी में और किन मेहमानों से बात कर सकते हैं ये बताइएगा। स्नेहा शाह जी, आपने समय दिया, आपने इस किताब को लिखा, आप ललन टॉप में आई, आपने हमसे बातचीत करी, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत मज़ा आया, उम्मीद है आपको भी अच्छी बात लगी। बहुत मज़ा आया जी, थैंक यू सो मच। देखते रहिए thelalantop.com, हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और सबसे ज़रूरी अपनी खूब सारी आलोचना और लाड़ बनाए रखें। थैंक यू।